Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our literary terms. Yesterday we studied about tragedy, drama, rhythm, rhyme, and today we will study about dramatic irony. Irony basically is contrast between appearance and reality. ये एक contrast होता है जो appear हो रहा है और जो reality है. It is a device generally used by a dramatist to provide universality to his drama. ये एक तरह की ऐसी डिवाइस होती है जो ड्रामा के अंदर यूज़ की जाती है जिससे एक यूनिकनेस आ सके किसी के भी ड्रामा के अंदर. It is a contrast between two aspects of the same situation or remark. ये कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है, जो सेम सिचुएशन है और उससे रिलेटेड एक जो वो रियलिटी है और सिचुएशन जो है उनके बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है ये. It may be found in a situation or a dialogue where some of characters are ignorant of certain facts which are known to अदर कैरेक्टर्स एंड टू द ऑडियंस. अब ये ऐसा पाया जाता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर जहाँ पर डायलॉग जो हैं वो जहाँ पे डायलॉग या सिचुएशन जो है और वहाँ के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो उस चीज़ से बिल्कुल अलग हैं. सो बेसिकली आयरनी क्या है यहाँ पर? आयरनी का मतलब होता है वो एक्सप्रेशन जहाँ पर एक व्यक्ति जो कह रहा है उसका ऑपोजिट है, रियलिटी जो है उसकी ऑपोजिट है, ठीक है. मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया है द एक्सप्रेशन ऑफ वंस मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट नॉर्मली सिग्निफाइज द ऑपोजिट टिपिकली फॉर ह्यूमरस और एम्फेटिक इफेक्ट. अब क्या होता है, ये अक्सर जो हम यूज़ करते हैं आयरनी वो काय के लिए यूज़ करते हैं? एक ह्यूमरस इफेक्ट लाने के लिए, ठीक है, या फिर हम क्लियरली कुछ समझाना चाह रहे हैं उस चीज़ को स्ट्रेस देते हुए हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं. बेसिकली आयरनी जो है वो इसलिए यूज़ होती है जहाँ पर हमारी सिचुएशन जो अलग है, रियलिटी अलग है और हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. ये इफ़ेक्ट दिखाने के लिए आयरनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है. It may be found in a situation or dialogue where some of the characters are ignorant of certain facts which are known to other characters and to the audience. अब यहाँ पर situation और dialogue जो है वो बिल्कुल opposite जा रहे हैं कि situation तो कुछ और हो रही है और characters जो हैं वो कुछ और ही बोल रहे हैं, ठीक है. लेकिन ये चीज़ सबको पता है कि इसको ऑडियंस को पता है, देखने वालों को समझ आ रही है चीज़. Dramatic character says one thing and means the opposite of it. ड्रामेटिक कैरेक्टर जो कह कुछ और रहे हैं और उनका मतलब जो है वो कुछ ऑपोजिट ही है उसका. The character utters words but himself does not know the deep meaning of this utterness. कैरेक्टर जो है वो खुद से कुछ शब्द कह रहे हैं लेकिन उनका डीप मीनिंग जो है वो कुछ और ही बता रहा है. Other characters and the audience know the meaning and understand the significance of these words. बाकी कैरेक्टर्स और ऑडियंस जो है वो मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन का भी मतलब समझ रहे हैं और जो शब्द कहे जा रहे हैं उसका भी वो प्रॉपर मीनिंग समझ पा रहे हैं. Shakespeare has this device more frequently and abundantly in Macbeth. शेक्सपियर ने इस डिवाइस का बहुत यूज़ किया है और बार बार यूज़ किया है. उनका जो मैकबेथ है उसके अंदर, मैकबेथ एक प्ले है जिसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल प्ले रहा है उस ज़माने में. The very first words uttered Macbeth are ironical. जो सबसे पहले जो शब्द बोलता है मैकबेथ एज अ करेक्टर, ठीक है, वो अपने आप में ही ironical है. वो कहता है so foul and a fair a day I have not seen because they startle the readers by recalling the words of the witches in the opening scene. अब क्या होता है इस प्ले के शुरुआत में जो विचेस यानी कि होते हैं ना कुछ लोग जो तंत्र मंत्र करते हैं उस तरीके से होती है, तो वो शुरुआत में ही बोलती है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर. तो वही शब्द जो है मैकबेथ भी बोल रहा होता है और पढ़ने वाले जो होते हैं उनको याद आता है ये शब्द विचेस ने कहे थे, ठीक है, ओपनिंग सीन में. सो फाउल एंड अ फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, यानी कि फेयर का मतलब क्या है कि आपके साथ में न्याय हो, ठीक है, और फाउल का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि आपके साथ में गलत हो, ठीक है.
फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर का मतलब है जो हमें दिख रहा है ट्रस्टवर्दी है वो एक्चुअली में वो चीज़ है नहीं, ठीक है। रियलिटी जो है उसके जस्ट ऑपोजिट है, और जहाँ हमें सब कुछ गलत दिख रहा है वही चीज़ जो है सही है, ठीक है। ये एक अपने आप में आगे वर्ड्स कॉन्ट्रोडिक्टरी, यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। When King Duncan comes to the castle of Macbeth, he admires the atmosphere. जब किंग डंकन आता है मैकबेथ के कासल के अंदर, महल के अंदर, वो एटमॉस्फेयर उसको बहुत अच्छा लगता है। Thus he is ignorant of the fact the audience know that he is going to be murdered by Macbeth in some same castle. और उसको ये जो फैक्ट होता है वो दिखता भी नहीं है कि वहाँ पर उसी का ही मर्डर होने वाला है और मैकबेथ जो है उसको उसी कासल में मारने वाला है। So the description of Macbeth's castle is highly ironical. This castle hath a pleasant seat. इसीलिए जो डिस्क्रिप्शन है मैकबेथ की कासल का वो बहुत ज़्यादा आयरॉनिकल है कि ये कासल जो है बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे बैठने के लिए, ठीक है। क्यों अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है? क्योंकि एक राजा उसके कासल में आकर के बोलता है कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है, और उसको पता ही नहीं कि अब आने वाले इस एटमॉस्फेयर में उसी का ही जो है ये एटमॉस्फेयर कितना ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसी का ही मर्डर हो जाएगा। तो ये एक आयरॉनिकल चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ड्रामेटिक आयरनी जो है वो यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ हो रही है, रियलिटी इज़ डिफरेंट एंड द वर्ड्स आर डिफरेंट टू डिस्क्राइब दैट रियलिटी, और ये एक ह्यूमरस और एम्फेटिक इफेक्ट को बताने के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। नाउ वी हैव प्लॉट। प्लॉट में बी डिफाइंड एज द प्लान और आउटलाइन ऑफ द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ अ नॉवल और अ ड्रामा। अब ये क्या है, प्लॉट क्या होता है? जिस बेसिस पे, जिस प्लानिंग पे आपकी कोई स्टोरी रूप ले रही है किसी नॉवल की या ड्रामा की, ठीक है। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द प्ले। ये एक बेसिक जो नींव है वो डालता है किसी भी प्ले का। अब आपको कोई लिखा, आपको जैसे ऐसे दिया जाता है लिखने के लिए और आपको एक टॉपिक दिया जाता है तो आप उस टॉपिक पे बेस करते हैं ना अपनी सारी प्रिपरेशंस, और ऐसे की शुरुआत कैसे होगी, उसकी बॉडी क्या होगी, मिडल ऑफ बॉडी, फिर उसके बाद में एंडिंग क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा। उसी तरीके से किसी एक चीज़ को लिखने के लिए एक प्लॉट की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही प्लॉट भी जो है वो बैकबोन की तरह काम करता है किसी भी प्ले के लिए। The plot of a drama should include only those events that can be represented by characters on the stage. अब प्लॉट जो है ड्रामा, किसी भी ड्रामा का, वो इसी तरीके से उसके अंदर इवेंट्स आने चाहिए कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो हैं स्टेज पे दिखाएं, ठीक है। इट इज़ गवर्न बाय द लिमिटेशन ऑफ द स्टेज, और इसके अंदर एक लिमिटेशन होती है कि आप ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल सकते एकदम स्टेज पर। द नॉवल हैज़ ग्रेट फ्रीडम इन दिस रिस्पेक्ट, और नॉवल जो है उसके पास बहुत फ्रीडम होती है क्योंकि उनको स्टेज पे कुछ करना नहीं होता, वो तो सिंपली एक बुक छपती है। अ गुड प्लॉट इज़ मोर देन अ मेयर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक अच्छा प्लॉट जो है उसके अंदर अलग अलग सीक्वेंस पे इवेंट्स चलते जाते हैं, ठीक है। एक के बाद एक हर सीन जो है एक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ चलता है। Events are selected and arranged with a dramatic effect in such a way that irrelevance are omitted. Events इस तरीके से सेलेक्ट करके इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि वो एक बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट डालते हैं देखने वालों के सामने। फॉर एरिस्टोटल एंड प्लॉट इज द लाइफ ब्लड एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल के लिए, एरिस्टोटल जो रहे हैं उनके हिसाब से प्लॉट जो है वो ब्लड और सोल रहता है किसी भी ट्रेजेडी का, मतलब मेन चीज़ रहती है किसी भी ट्रेजेटिक प्लॉट, ट्रेजेटिक प्ले की, ठीक है, और ड्रामा की। ही फर्दर सेज दैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव ट्रेजेडी विदाउट करेक्टर बट विदाउट प्लॉट देयर कैन बी नो ट्रेजेडी। ये कहना सही होगा। ये पॉसिबल है कि ट्रेजेडी जो है वो बिना किसी कैरेक्टर के हो सकती है लेकिन बिना किसी प्लॉट के नहीं हो सकती। मतलब कि आप ट्रेजेडी जो है वो फ्रेम कर सकते हैं बिना किसी कैरेक्टर के, लेकिन आप बिना बिना प्लॉट के कोई ट्रेजेडी नहीं लिख सकते। Plot is essential for tragedy in the same way as proper shape in the art of painting. Plot जो है उतना ही ज़रूरी है किसी ट्रेजेडी के अंदर जिस तरीके से आर्ट के अंदर किसी पेंटिंग के अंदर प्रॉपर शेप होना ज़रूरी है। कलर्स आर लाइफलेस until filled in a proper shape. कलर तो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, कोई लाइफ नहीं होती जब तक कि उनको आप प्रॉपर शेप के अंदर फिल नहीं करो, तभी तो वो प्रॉपर एक रूप लेंगे किसी चीज़ का। सिमिलरली विदाउट अ प्रॉपर प्लॉट कैरेक्टर्स आर लाइफलेस। उसी तरीके से बिना प्रॉपर प्लॉट के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लाइफलेस कहलाते हैं। द प्लॉट मस्ट बी ट्रू टू द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट जो है वो सही होने चाहिए बिल्कुल
ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग अगर आपको दिखानी है पूरी ट्रेजेडी, आपको लोगों को समझानी है, तो वो प्रॉपर प्लॉट जो है उसका अच्छे तरीके से मजबूत बेसिस पर होना चाहिए, तभी आपकी स्टोरी जो है या ट्रेजेडी जो है वो प्रॉपर लोगों को समझ आएगी. That is to arouse the emotions of pity and fear and then to seek for their catharsis. अब यहाँ पे कहने का मतलब है, ट्रेजेडी का मतलब आपको बताया था मैंने, अनहैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर इमोशंस जगाने पड़ेंगे लोगों के अंदर, डर के, दुख के, तभी जो है वो एक अच्छे दुख वाले कथारसिस, यानी कि एक दुख वाली जो चीज़ होती है, एक ट्रेजेडी जो होती है, सॉरोफुल एंडिंग हो पाएगी. To achieve this goal, the action of tragedy should be complete in itself. अब इस गोल को अचीव करने के लिए आप लोगों के इमोशंस को जगा पाएँ, ठीक है, वो डर का इमोशन हो, दुख का हो, या किसी पे दया का हो, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए आपको वो जगाना पड़ेगा लोगों के अंदर, ठीक है. सो ये हमने पढ़ा आज एक छोटा सा वे प्लॉट. Hence the plot must have the beginning, the middle and the end. इसलिए प्लॉट जो है वो शुरुआत में, मिडिल में और एंड में सब जगह इंपॉर्टेंट होता है. Aristotle instructed that the events should be constructed in such a way that they have a unity. अब एरिस्टोटल का मानना ये है कि जो भी आप ड्रामा या उसके अंदर दिखा रहे हैं, प्ले के अंदर, उसमें इवेंट्स जो हैं, जितने भी सीन आप दिखा रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, तभी ये एक अच्छा ट्रेजेडी को प्रदर्शित कर पाएगा. At the end, it should give the picture of a united whole. The rising events should slowly lead to the crisis or climax. अब एंड में जो है वो पूरी पिक्चर का सम अप कंक्लूजन जो है वो आपको एक तरीके से दिख पाए, और जो शुरुआती इवेंट्स हैं आपके किसी भी ड्रामा के, ठीक है, अगर वो ट्रेजेडी वाला ड्रामा है, तो इस तरीके से उनकी प्लॉटिंग होनी चाहिए कि सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती हुई एकदम धीरे 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 क्लाइमैक्स पे पहुँचे, ठीक है. जैसे एक अपनी मूवी के अंदर जो है प्रॉपर पहले सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है, एज इन की आपको कि यहाँ पे क्या, कौन हीरो है, क्या हीरो, क्या हीरोइन है, कि और क्या उनके साथ में हुआ है, क्या उनकी कंडीशंस रही हैं, फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ में और इवेंट्स जो हैं वो कैसे होते जा रहे हैं, और उसके कारण उनका एंडिंग जो है वो कैसा हुआ है. तो वो सारी चीज़ें जैसे जुड़ी हुई होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी यही चीज़ एप्लीकेबल है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हों. अब है कॉमेडी, अ फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इज़ इंटेंडेड टू अम्यूज़ एंड दैट एंड्स हैप्पीली. एक ऐसा ड्रामा जो आपको खुशी दे और जिसकी एंडिंग जो है वो भी हैप्पी हो. सिंस कॉमेडी स्ट्राइव्स टू अम्यूज़, बोथ विट एंड ह्यूमर आर यूटिलाइज्ड. क्योंकि कॉमेडी जो है वो आपको अम्यूज़ फील कराने के लिए होती है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमर जो है वो पूरी तरीके से, अजीब हरकतें मतलब अजीब चीज़ें और ह्यूमर, वो दोनों ही चीज़ें यूज़ होती हैं आपको कॉमेडी समझाने के लिए. द रेंज ऑफ अपील इज़ वाइड, varying from the crude effects of low comedy to subtle and idealistic reactions aroused by some high comedy. यहाँ पे जो रेंज है कॉमेडी की बहुत बहुत वाइड है, यानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डाले जाते हैं, कहीं पे लो कॉमेडी होती है, कहीं पे सटल कॉमेडी होती है, कहीं पे लोगों के आइडियलिस्टिक रिएक्शंस होते हैं जो कॉमेडी से उठाए जाते हैं, कई बार सटायर भी मारे जाते हैं कॉमेडी के अंदर, ठीक है. इस तरह की कॉमेडी जो होती है वो आज के ज़माने में आपको बहुत कॉमनली दिख जाएगी, ठीक है. आइडियलिस्टिक कॉमेडी यानी कि आपको अनरियलिस्टिकली यू व्हेन यू आर एमिंग फॉर परफेक्शन, यानी आपको कोई चीज़ परफेक्ट चाहिए, उसके हिसाब से आपकी कॉमेडी जो है अरेंज की जा रही है. English comedy developed from native dramatic forms growing out of the religious drama, the morality plays, the interludes, and the performances of wandering entertainers such as dancers and jugglers. अब इंग्लिश कॉमेडी जो है वो डेवलप हुई थी, जो उनकी पहले रिलीजियस ड्रामा था उससे, मॉरलिटी प्लेज और इंटरलूड्स जो थे उनसे निकल के, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस जो थी एंटरटेनर्स की वो बेस्ड होती थी कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि डांसर्स हुए या जगलर्स हुए, वो सब इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते थे. बेसिकली जैसे कि हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे जो प्लॉट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए, उसी तरीके से कॉमेडी के अंदर भी वो चीज़ एप्लीकेबल है. एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पर चीज़ें जो होनी चाहिए. इन द रेनेसा, द रीडिस्कवरी ऑफ Latin comedy and the effort
to apply the rules of classical criticism to drama significantly affected the course of English comedy. रेनेसा पीरियड जो था उसके अंदर लैटिन कॉमेडी को रीडिस्कवर किया गया था और अप्लाई किए गए थे उस पर कुछ क्लासिकल क्रिटिसिज्म के रूल्स, जिससे हमें समझ में आ सके इंग्लिश कॉमेडी जो अच्छा असर है ड्रामेटिक ड्रामा का, वो इफ़ेक्ट पड़े इंग्लिश कॉमेडी का। ठीक है, इंग्लिश कॉमेडी का इफ़ेक्ट अच्छे से पड़े ड्रामा के ऊपर। उसके अंदर कुछ लैटिन कॉमेडी डाली गई है, कुछ उस पर रूल्स लगाए गए हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म की। ठीक है, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैव ऑल्सो बीन इम्पॉर्टेंट एट टाइम्स। फॉरेन ऑब्वियसली बात है कि सब चीज़ें जो है वो उसका भी इफेक्ट पड़ ही रहा था बाहर पे, such as the French Revolution influence on Restoration comedy or the Italian influence on the Jacobean pastoral drama। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ों पे, कौन सी जगह की चीज़ों पे किस जगह का इन्फ्लुएंस पड़ा है वो बताया गया है। फॉरेन में जैसे कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस पड़ा है रेस्टोरेशन कॉमेडी पर, और इटालियन इन्फ्लुएंस पड़ा है जैकोबियन पेस्ट्रल ड्रामा पे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना ये नाम सुन करके, ये बेसिकली इनके यहाँ की जो जैसे इटली से बिलोंग करने वालों को इटालियन बोला गया है। ठीक है, वहाँ का जो जैकोबियन पेस्ट्रल ड्रामा रहा है दूसरी जगह का, उस पर इटली का इन्फ्लुएंस पड़ा है, इटालियन इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, in medieval times, the word comedy was applied to non dramatic literary compositions marked by a happy ending and by a less exalted style than was found in tragedy, Dante's Divine Comedy। medieval times के दौरान वर्ड कॉमेडी जो है अप्लाई किया जाता था नॉन ड्रामेटिक लिटरेरी कॉम्पोजिशंस के लिए। ठीक है, जो जिनकी एक हैप्पी एंडिंग होती थी या थोड़ी कम उनकी ट्रेजेडिक सिचुएशन होती थी, उनके लिए ये यूज़ किया जाता था। सो बेसिकली कॉमेडी, आपको मालूम है कि कॉमेडी क्या होती है, हंसी मजाक होना और एक अच्छी हैप्पी एंडिंग होना। यहाँ पर कॉमेडी का मेन ये मकसद है। ट्रेजेडी के अंदर तो एक अनहैप्पी एंडिंग होती है और कॉमेडी के अंदर जो है वो एक हैप्पी एंडिंग होती है, और इसके अंदर भी प्लॉट जो है वो उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी और किसी चीज़ में ज़रूरी है। ठीक है, देन वी हैव शॉर्ट स्टोरी। अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। इट डिफर्स फ्रॉम द एनेक्डोट एंड द सिंपल अंडर elaborated narration of a single incident in that it organizes the action, thought, and interactions of its character into the artful pattern of a plot, which has a beginning and develops through middle to some sort of denouement at the end। एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो प्रोज फिक्शन होती है, यानी कि इंटायरली फिक्शन बेस्ड होती है। फिक्शन का मतलब होता है कि आपकी मनगढ़ंत कहानियों पर बेस्ड होती है। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, कई जगह पे सिंपल होती है, कहीं पे इसका नरेशन ढंग से मतलब प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, एक ही इंसिडेंट को समझाया जाएगा जिसके अंदर कौन से एक्शन हुए, क्या उनका विचार है, क्या वहाँ पे बातचीत हुई कैरेक्टर में, वो दिखाया जाएगा। और ये सारी चीज़ें किसके तहत दिखाई जाती है, एक पर्टिकुलर प्लॉट के तहत दिखाई जाती हैं। बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है उसके तहत दिखाई जाती हैं। यहाँ पे शुरुआत होती है, फिर मिडिल में उसको और एलेबोरेट करके बताया जाता है, और फिर वो कैसे एंड तक पहुँचता है उसके लिए। और ये सब क्या होता है, शॉर्ट में होता है। द प्लॉट फॉर्म मे बी कॉमिक और ट्रेजिक और रोमांटिक और सटायरिक। अब प्लॉट जो है इन शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर वो किस तरह का हो सकता है, कॉमिक बेस्ड स्टोरी हो सकती है, ट्रेजिक बेस्ड हो सकती है, रोमांटिक बेस्ड, या फिर सटायरिक कटाक्ष करते हुए जो होती है ना, इसमें रियलिटी को लेकर के कुछ आपको समझाया जा रहा है थोड़े कड़े शब्दों का प्रयोग करके। इट मे बी रिटन इन द मोड ऑफ फैंटेसी, रियलिज्म और नेचुरलिज्म। अभी किस तरीके से लिखी जाती है, कई बार फैंटेसी की मोड में लिखी जाती है जो कि पूरी तरीके से फिक्शनल हो, कुछ रियलिस्टिक उसमें लिखी जाती है, कभी नेचुरल उसमें लिखी जाती है। In the tale of the story of incidents, the focus of interest is on the course and the outcome of the events, as in the poise The Gold Bug or other tales of detection। Story of incidents, incident नाम है एक शॉर्ट स्टोरी का, उसके अंदर जिस तरीके से दिखाया जाता है कि क्या आगे इवेंट्स आने वाले हैं, कई बार तो ये उस तरीके से। और एक एग्जांपल है द गोल्ड बग का, जिसके अंदर टेल्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, आपको पता लगानी पड़ेगी कौन सी स्टोरी कहाँ पे चल रही है। द शॉर्ट स्टोरी हाउ एवर डिफर्स फ्रॉम द नॉवल इन द डायमेंशन विच एरिस्टोटल कॉल्स मैग्नीट्यूड। आप शॉर्ट स्टोरी जो है वो क्या होती है, एक तरीके का आपको अलग होती है नॉवल से। ठीक है, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा है उसको मैग्नीट्यूड। पो, who is sometimes called the originator of the short story, is a specific genre
was at any rate its first critical theorist। कोई जो है उनको कहा जाता है ओरिजिनेटर शॉर्ट स्टोरी का, ठीक है। उनका एक पर्टिकुलर जॉनर था, एक अलग तरीके की स्टाइल थी उनके लिखने की, और पहले उनको बोला जाता था क्रिटिकल थियोरिस्ट के तौर पे, कि क्रिटिकल चीज़ें लिखते हैं। He defines what he called the prose tales as a narrative that can be read at one sitting from 1/2 hour to 2 hours, and this is limited to a certain unique or a single effect. Review of Hawthorne's Twice Told Tales। आप ये प्रोज टेल बोलते हैं, ठीक है, एक ऐसे नरेटिव को जिनको बैठ कर के 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में ये बता देते थे, और जो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता था, ठीक है, यूनिक और सिंगल इफेक्ट उसके अंदर आपको देखने को मिलता था। अब ये यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा शॉर्ट स्टोरी, हमने पढ़ी कॉमेडी, और हमने पढ़ा प्लॉट, विच इज़ द सोल ऑफ एनी ड्रामा। ओके, तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे बैठ कर के, और इनको आप समझेंगे। और यहाँ पे मैंने आयरनी भी, ड्रामेटिक आयरनी भी हमने पढ़ा था। उसमें मैंने आपको आयरनी का ये एक छोटी सी लैंग्वेज से आपको बताया है कि ये क्या है, ठीक है। आयरनी क्या है? जहाँ पे ऑपोजिट बात बोली जाती है, रियलिटी कुछ और होती है और बोला कुछ और जा रहा है, ठीक है, सब ऑपोजिट होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स।